दोस्तों सभी का फिर से स्वागत है स्टडी विद सिलेक्शन पर। आज हम यूपी पीसीएस के जो टॉपर्स हैं 2022 बैच के, तो उनके कॉपी को देखेंगे। और इसका मकसद ये है कि जो यूपी पीसीएस मेंस लिख रहे हैं वह अपने कॉपी में कुछ सुधार कर सकते हैं टॉपर्स की कॉपी को देखकर। और वह बच्चे जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की सोच रहे हैं कि कैसे लिखा जाए, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, मैम का नाम है निधि पटेल। हिंदी मीडियम से मैम ने परीक्षा दी थी और मैम एसटीएम बनी है, प्रॉपर एसटीएम। ठीक है, ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो फ़ोटो है। सभी लोग का एक ड्रीम है इस प्लेस पर जाने की, तो यहाँ पर आप तभी जा पाएंगे जब आप मेंस क्लियर करेंगे और इंटरव्यू देने जाएंगे। ठीक है, चलिए कॉपी देखते हैं। मैम ने यूपीएससी हिंदी, एक यूपीएससी हिंदी चैनल है गौरव सर की, तो वहीं पर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज़ रहता है। ये मैं कोई प्रमोशन के पर्पज़ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ और सर का क्लास भी किया है। बहुत ही अच्छा सर। अब अभी आईपीएस बने हैं गौरव सर, इनका चैनल है, तो आप भी देख सकते हैं, अच्छा कंटेंट रहता है। तो मैम ने यूपीएससी हिंदी से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और मैम को इसमें 94 नंबर मिले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति ज्योग्राफी के है संबंधित अद्वैतवादी संकल्पना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, मैम ने देखे कैसे स्टार्टिंग किया कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कई वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जिनमें से एक अद्वैतवादी संकल्पना है, एक द्वैतवादी भी है, लेकिन अद्वैतवादी जो पूछा गया उसी के बारे में मैम ने लिखा। और इस संकल्पना में अंतरिक्ष में विद्यमान सभी ग्रह और उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह आदि की उत्पत्ति मूल एक ही पिंड से मानी जाती है। तो मैम ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है बहुत ही संक्षिप्त में, और इसको देखिए सर ने चेक भी किया, कहा है कि जो डायरेक्ट उत्तर यहीं से शुरू करें, बहुत ही अच्छा है। और देन इस संकल्पना के बारे में बताया मैम ने कि इस संकल्पना को मूल आधार मानते हुए निम्नलिखित दो प्रमुख सिद्धांत प्रचलित हैं। देखिए, एक इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, एक लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। और फिर दोनों में से देखिए पॉइंट वाइज वायव्य राशि परिकल्पना मैम ने बता दिया क्या है कि इस परिकल्पना के अनुसार अंतरिक्ष में आद्य पदार्थ के रूप में भिन्न आकार के कण विद्यमान हैं। ठीक है, और फिर इन कणों के छोटे कणों को आकर्षित किया और इसी प्रकार बड़े कणों का जो आकार बढ़ता गया। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैम ने बताया। और ये देखिए डायग्राम का भी मैम ने यूज किया है। ठीक है, कि एक छोटा कण था, धीरे धीरे बहुत सारे कणों को अपने एक केंद्र अपसारी बल के कारण इकट्ठा किया और एक बड़ा पदार्थ बना। देखिए, ठीक है। एंड फिर ये जो दूसरा वाला भी मैम ने बताया है कि लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, ये भी अद्वैतवादी परिकल्पना ही है। ठीक है, ये अद्वैतवादी परिकल्पना ही है, लाप्लास की परिकल्पना। और फिर इसके बाद मैम ने निष्कर्ष लिख दिया है। ठीक है, देखिए बहुत ही सही तरीके से इसको मैम ने डिसिप्लिन बताया है। देखिए, बताया कि कालांतर में तापमान कम था, फिर ऊपरी भाग ठंडा और आंतरिक गर्म था, घूर्णन में वृद्धि हुई, अब केंद्रीय बल में बढ़ा और इसके कारण गुरुत्वाकर्षण बढ़ा, एक छल्ला उससे एक पृथक हो गया और उससे 9 छल्लों का निर्माण हुआ, वही आगे चलकर 9 ग्रह के निर्माण किए हैं। ठीक है, और इस प्रकार उपयुक्त दोनों सिद्धांतों ने पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने में प्रारंभिक प्रयास किए हैं। ठीक, मैम का पहला क्वेश्चन था। एंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रमाणों के प्रयुक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधनों पर चर्चा करें। मतलब ये कि क्वेश्चन का डिमांड ये है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उससे संबंधित हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस क्या है, उनके बारे में आपको चर्चा करना है। हमने देखिए इतना सटीक से बता दिया कि आंतरिक संरचना को समझना अनुसंधान की दृष्टि से भूगर्भ शास्त्रियों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। इस संदर्भ में प्रयुक्त साधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है, एक प्रत्यक्ष साधन और एक अप्रत्यक्ष साधन। ठीक है, प्रत्यक्ष साधन में क्या क्या शामिल है, देखिए वेधन द्वारा ज्वालामुखी से प्राप्त लावा,
अन्य ग्रह और उपग्रहों का अध्ययन, उल्कापिंड सर ने एक्स्ट्रा जोड़ा है, घनत्व आधारित प्रभाव यह प्रत्यक्ष है, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, भूकंपीय तरंगे, ठीक है, ज्वालामुखी। फिर उसके बाद प्रत्येक साधन मैम ने देखिए लिख कर और उसको एक्सप्लेन किया है। देखिए आप इसको पढ़िए धीरे धीरे, पुश करके फिर देख लीजिएगा। और फिर ये अप्रत्यक्ष प्रमाण, उसको भी मैम ने एक्सप्लेन किया है बाय वन। देखिए प्रत्यक्ष में भूकंप, और फिर ये देखिए मैम ने जो प्रॉपर देखिए डायग्राम बनाया है कि क्रस्ट मेंटल कोर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैम ने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया किस प्रकार अन्य भागों के संतरण भूकंपीय तरंगों की सहायता से निष्कर्ष निकाले गए हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये थर्ड क्वेश्चन है कि वलन से आप क्या समझते हैं, वलन के प्रमुख प्रकारों पर चर्चा करें। देखिए मैम ने इसको ऐसे डील किया है, ठीक है। वलन के प्रकार, संपीड़न बल की तीव्रता और दोनों भुजाओं की दिशा के आधार पर वलन के निम्न प्रकार हैं। सम्मित वलन, ठीक है, देखिए एक सम्मित वलन और इसका डायग्राम भी मैम ने बनाया, ठीक है। और देन असम्मित वलन, इसका डायग्राम बनाया मैम ने। अभिन्नत वलन, ये देखिए इसका डायग्राम बनाया। दिग्नत वलन, इसका भी डायग्राम मैम ने बनाया। मतलब बिना डायग्राम के तो लिखना बेकार है। परिवलित वलन, इसका भी डायग्राम बनाया है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 ये है उद्वेलन के आधार पर ज्वालामुखी के वर्गीकरण पर चर्चा करना है, ठीक है। हमने इंट्रो ऐसे लिखा कि आंतरिक भाग से जो अंतर्जात भूसंचलन बल के कारण लावा, गैस, धूल कण, छोटे टुकड़े आदि का प्रस्फुटन होता है तो यह प्रक्रिया ज्वालामुखीता कहलाती है। देखिए ज्वालामुखी का वर्गीकरण उद्भेदन के बेस पर केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी, विनाशात्मक प्लेट सीमांत से संबंधित दरारी उद्भेदन। देखिए ये डायग्राम देखिए, ये अभी सरल प्लेट सीमांत बताया मैम ने, जब सबडक्ट होते हैं एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे, देख रहे हैं, केंद्रीय उद्गार, दरारी उद्गार। और फिर मैम ने देखिए बीच में डैश खींच के दोनों को सेपरेटली बता दिया, ठीक। उद्गार के अवधि के आधार पर मैम ने बताया कि सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, सुसुप्त और शांत ज्वालामुखी होते हैं। और फिर बताया कि उपयुक्त वर्गीकरण के बेस पर ज्वालामुखी के उद्भेदन प्रकारों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। अब और क्वेश्चन हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आप इसको देखते चलिए। देखो हिस्ट्री की क्वेश्चन है, हड़प्पाई नगर योजना की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। देख रहे हैं प्रासंगिकता मैम ने हेडिंग डाल के और उसको पॉइंट वाइज में बता दिया है कि नगर योजना सड़कें समकोण पर थीं, वर्तमान में बेहतर प्रबंधन परिचालन हेतु महत्वपूर्ण हैं, उसका मतलब हम अनुपालन कर सकते हैं। नालियाँ बताई हैं कि ढकी हुई थीं, बेहतर जल प्रबंधन था, घरों में शौचालय के लिए नियमित स्थान था, ठीक है। निवास गृहों के नज़दीक कुएं और तालाब की व्यवस्था थी, अन्नागार थे। देन और एक चीज़ आप नोट करते चलिए कि जो शौचालय थे और फिर इसी के जस्ट सामने मैम ने बताया कि वर्तमान में खुले में शौच मुक्त अभियान संक्रमण नियंत्रित हैं। जैसे देखिए निवास गृहों के नज़दीक कुआं था, जस्ट उसी के सामने मैंने बताया कि जल संरक्षण, वर्षा जल प्रबंधन तकनीकी की प्रेरणा। मतलब उस समय से आज क्या हम सीख सकते हैं, जो क्वेश्चन का डिमांड था उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल किया, देखते चलिए। और फिर उसके बाद मैम ने अच्छा सा कंक्लूज़न लिखा कि समग्रता से यह कह सकते हैं कि हड़प्पाई नगर नियोजन वैज्ञानिक मॉडल प्रस्तुत करता है जो आज भी प्रासंगिक हैं तथा सतत विकास लक्ष्य 11, कितना खूबसूरत मतलब आइडिया मैंने डेवलप किया कि जो सतत शहर है, सतत विकास लक्ष्य जो 11 से जोड़ दिया मैंने, उसकी प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। और सर ने देख लीजिए 5.5 नंबर दिए हैं मैम को, बनता भी है 5.5, इतनी अच्छी राइटिंग है और इतने अच्छे वे में लिखा गया है। और फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांगों की चर्चा करना है। मैम ने देखिए इंट्रो लिख दिया और फिर उसके बाद किसानों से संबंधित उनकी 11 सूत्री मांगों को लिख दिया, ठीक है। पढ़ते चलिएगा आप। देन क्वेश्चन है कि भारत में जाति व्यवस्था नए स्वरूपों में सामने आ रही है, टिप्पणी करना है।
मैम ने स्टार्टिंग ऐसे की कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज का सदियों से अभिन्न अंग रही है, आज भी है। फिर उसके बाद मैम ने देखे ये वाली आइडिया बहुत अच्छी है कि जो सकारात्मक पॉइंट रहता है सकारात्मक लिखकर ऐसे ऐसे अपने पॉइंट लिख सकते हो, देखने में अच्छे लगते हैं। ठीक है, एग्जामिनर खुश हो जाता है, नंबर अच्छा देता है। फिर नकारात्मक पॉइंट देखिए, नकारात्मक पॉइंट और उसके अपने पूरे पॉइंट लिख देने, उसके बाद कंक्लूजन कर देना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में युवाओं पर वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की चर्चा करना है। देखिए, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, उसके मतलब वैश्वीकरण से आशय क्या है, जो संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक ग्राम के रूप में एकीकृत करती है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और फिर उसके सामाजिक प्रभाव देखिए, सामाजिक प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक। ठीक है, देन उसके बाद आर्थिक प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक देखते चलिए। और उसके बाद भारत को उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, स्पष्ट करना है। देखिए मैम ने कितना अच्छा डायग्राम बनाया है। उपमहाद्वीप के मीन्स अफगानिस्तान भी शामिल है, हिमालय, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, इनको भी शामिल है। आप इसको वीडियो को रोक रोक के पढ़ते हुए चलना है आपको, तभी इस वीडियो का मकसद पूरा होगा, तभी आप सीख पाएंगे कि कैसे मैम ने सारे क्वेश्चन को लिखा है। परिप्रशांत क्षेत्र के भूगोलकीय अभिलक्षणों की विवेचना करना है। तो मैम ने देखिए परिप्रशांत क्षेत्र का एक मैप बना दिया। मैप तो बनाना ही था, यहाँ पे 2 नंबर तो मैप के ही मैम को मिले हैं। फिर भूभौतिकीय अभिलक्षण क्या है, उसको भी मैम ने हेडिंग डाल के लिख दिया है। पढ़ते चलिएगा आप क्वेश्चन वीडियो को रोक के। फिर प्राचीन भारत में सिंधु और गंगा घाटी में नगरीकरण का उद्भव विकास हुआ स्थानों पर विकसित नगरीकरण की तुलना करनी है। देखिए मैम ने यहाँ पे एक बना दिया कि गंगा घाटी क्षेत्र है और यहाँ नर्मदा घाटी है, ठीक है, और यहाँ पे सिंधु वाले क्षेत्र हैं और इन दोनों के बीच में तुलना की है मैम ने। प्रॉपर तुलना हेडिंग डाल के मैम ने लिखा है। देखिए ठीक है, फिर यहाँ पे सर ने कुछ सजेशन दिए हैं कि समानता के तत्व, यहाँ पे 8-10 पॉइंट आप इसको भी देख लीजिए और अपने नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक काल के पूर्व कुछ प्रमुख स्थानों और वहाँ पाए जाने वाले साक्ष्यों पर चर्चा करना है। यूपी स्पेशल से जुड़ा हुआ है। मैम ने देखिए हुलास, आलमगीरपुर। मैम ने देखिए यहाँ पे जो पूर्व ऐतिहासिक काल से संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश में, उसको एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे एक मैप भी बना दिया कि आलमगीरपुर जो मेरठ है वो हड़प्पा कालीन सबसे पूर्वी क्षेत्र वो यूपी में ही है, ठीक है। हुलास, ठीक है, चौपनी मांडो, महादा, दमदमा, सरायनहारा जो प्रतापगढ़ में है, कुलडीहा, यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी मिर्ज़ापुर में। तो डायग्राम बना के मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, ठीक है। देन चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है कि कांग्रेस की राजनीतिक प्रणाली का आरंभिक चरण उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसमें इसकी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है, उस और उपलब्धियों पर वर्णन करना है। तो मैम ने देखे भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में के आरंभिक संस्था के रूप में कांग्रेस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए, इंट्रो पार्ट हो गया। और देन उसके बाद यहाँ से, ठीक है, मेन बॉडी, उसमें मैम ने कार्यक्रम बताए हैं, क्या क्या कार्यक्रम था, पढ़ लीजिए आप। आपको देखना है सारे आंसर को अच्छे तरीके से, वीडियो को रोक रोक के देख लीजिए, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख प्रावधान पर चर्चा, साइमन कमीशन पर चर्चा, ठीक, प्रावधान। और फिर उसके बाद मैम ने देखिए प्रावधान लिखती हैं, देखिए, और फिर उसके बाद साइमन कमीशन को एक्सप्लेन किया मैम ने। फिर उसके बाद उसके विरोध का कारण भी लिख दिया मैम ने, उसकी विरोध हुई थी, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर ये देखिए 15 है कि भारतीय एकता को मजबूत करने में भाषाई विविधता कहाँ तक मदद करती है। तो मैम ने प्रॉपर एक अच्छा सा डायग्राम बनाया है कि
भाषाई एकता मतलब यह हुआ कि जो भाषाई विविधता है, यहाँ डोगरी है, यहाँ मैथिली, यहाँ बंगला है, यहाँ असमिया है, यहाँ उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी। ठीक। और इंट्रो पढ़ लेते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विविधता भाषाई स्तर पर भी पर्याप्त रूप से देखी जा सकती है। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं प्रचलन में हैं। प्रचलित विभिन्न भाषाएं और बोलियां जो हैं चित्रबद्ध हैं, जो ये चित्र के माध्यम से जो विविधता के स्तर को दर्शाती हैं। ठीक। तो देख सकते हैं आप कैसे मैंने इतने अच्छे तरीके से, ठीक है, एक्सप्लेन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैम ने क्वेश्चन नंबर 16 कि समाज में बढ़ते हेट क्राइम के पीछे क्या कारण है। ठीक है, अब इसको रोकने के उपाय बताना। तो मैम ने यहाँ एक एग्जाम्पल से स्टार्ट किया कि हालिया उदयपुर का एक हत्याकांड हेट क्राइम की गंभीर दर्दनाक स्थिति को सामने लाया, जो धार्मिक आधारों पर पूर्वाग्रही मानसिकता के कारण घटित हुई। अब ये एग्जाम्पल है, रिलेट कर दी मैम। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन से कोई एक घटना हुई थी, तो करंट से भी मैम का ये आंसर जुड़ गया। तो आप भी इसे करंट से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तभी हो पाएगा जब आप करंट अफेयर्स और अपने दिमाग क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। फिर मैंने हेट क्राइम लिख दिया। हेट क्राइम क्या होता है कि वे आपराधिक कृत्य जो किसी व्यक्ति या सामाजिक समूह के प्रति पूर्वाग्रही मानसिकता, मतभेदों, प्रतिशोध आदि की भावना से ग्रसित होते हैं, उसको हेट क्राइम कहते हैं। समझ लीजिए एक प्रकार से परिभाषा है। तो इसको सर ने क्या बताया है कि इसको आप भूमिका में लिखें, क्योंकि हेट क्राइम से संबंधित क्वेश्चन था और मैम ने इसको परिभाषित बाद में किया, तो इसको भूमिका में लिख सकती थी, अच्छा होता। तभी सर ने यहाँ पे सजेस्ट किया, तो अच्छी बात सर ने बताई यहाँ पे। फिर उसके बाद कारण बताया कि हेट क्राइम क्यों घटित होते हैं। पूर्वाग्रह की अभिव्यक्ति होती है, धारणा बना होता है, सामाजिक वातावरण ऐसा होता है। ठीक है, राजनीतिक कारण बताया मैम ने। रोकने के उपाय बताएं कि कानूनी और प्रशासनिक उपाय होने चाहिए, सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए, अभिवृत्ति परिवर्तन होनी चाहिए, जो एटीट्यूड परिवर्तन होता है। ठीक। और देन एक क्वेश्चन था कि केयर इकोनॉमी क्या है, सरकार द्वारा इसके कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो मैम ने प्रयास नहीं किया था, नहीं लिखी थी मैम। देन जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए नए उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के प्रावधान के बारे में बताना है। मैम ने स्टार्टिंग ऐसे की है कि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जो कुल जनसंख्या का 16.05% हिस्सा है। बढ़ती जनसंख्या, संसाधनों की घटती मात्रा गंभीर सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को जन्म दे रही है। तो ऐसे ही आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप इसको प्रॉपर अपने नोट्स में लिख लीजिए, ऐसे ही जस्ट आप पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, कोई इशू नहीं है, सभी लोग ऐसा करते हैं। तो आप जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे इसको लिख लीजिए। जनसंख्या से संबंधित यूपी के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, आप इस 4-5 लाइन को आप ज्यों कहते हैं उतार सकते हैं अपने कॉपी में। अच्छा, जहाँ से भी मिले अच्छी लाइन उसको आप कॉपी करिए। फिर उसके बाद देखिए उद्देश्य बता दी मैम ने, जनसंख्या नीति की आवश्यकता क्या है उसको मैम ने बताया है। और फिर उसके बाद सारे फैक्चुअल क्वेश्चन थे, तो फैक्ट काफ़ी मैम ने दिए हैं। ठीक है, मैम को 6.5 नंबर मिले। और फिर भारत में आईटी उद्योग के विकास से उत्पन्न होने वाले प्रमुख सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उद्घाटित करना है। मैम ने इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। ठीक है, और मैम ने एक फैक्ट बताया कि आईटी उद्योग भी सेवा आधारित क्षेत्र है, जो भारतीय जीडीपी में 8% हिस्सा रखता है। यह उद्योग बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद आदि शहरों में सघनता से केंद्रित है। ठीक है, तो ये इसको भी सर ने बताया कि आप भूमिका में लिखना है, आप लिखिए। तो ये बहुत ही अच्छा लाइन है, तो आप इस लाइन को जो कहते हो आप अपनी कॉपी में, ठीक है, यूज कर सकते हैं। और फिर आईटी उद्योग के सकारात्मक प्रभाव बताए हैं समाज पर और उसके आर्थिक सकारात्मक प्रभाव। सामाजिक आर्थिक जो सकारात्मक प्रभाव मैम ने लिख दिए। फिर नकारात्मक प्रभाव लिख दिए कि क्या है इसका नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, मैम को 6 नंबर मिले। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छा कॉपी है, इसीलिए मैंने इस कॉपी को मैम चुना था। और इससे निश्चय रूप से आपको मदद मिलेगी, जितने भी मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं काफ़ी मदद मिलने वाला है। ठीक है, कि कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे स्टार्टिंग करना, मेन बॉडी कैसे लिखना, कंक्लूजन कैसे करना है,
और सर का जो सजेशन दिया हुआ था वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। आप सभी लोग जो भावी ISPCS या STM एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, BPSC, UPPCS, सारे PCS और IAS के एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आपका सहयोग पाने के लिए।